हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेआरएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम एक कंप्लीट यूनिट डिस्कस करेंगे। दैट इज यूनिट नंबर 3, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंट्यूशन पेपर 1। तो फ्रेंड्स, इसी चैनल पर मैं आपके साथ जो है अभी तक काफी सारी वीडियो शेयर कर चुका हूं रिलेटेड टू द पेपर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर 1, जिसमें मैं कंप्लीट यूनिट डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी लास्ट सेकंड यूनिट है इंट्यूशन पेपर 1 की। अब इसको लास्ट सेकंड में मैंने क्यों रखा सीक्वेंस से हटाकर, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है, दिस इज अ सिंगल यूनिट। और इसके अलावा डीआईबी हमारे पास एक ऐसी यूनिट है जिसमें हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली ये जो यूनिट्स होती हैं ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये यूनिट ऐसी है, ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाती है, कॉमन यूनिट है, एसएससी में चले जाओ वहां भी पूछा जाएगा, बेसिकली बैंक में चले जाओ वहां भी पूछा जाता है, और नेट में भी अभी पूछा जाता है। नेट में तो ये इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि पेपर 1 में भी आती है और पेपर 2 अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट्स वाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है हमारे पास। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। हम दूसरे कंटेंट्स पर लगे रहते हैं कि चलो यूनिट 1 पेपर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड वो पढ़ लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड ये भी इतनी इंपॉर्टेंट है, और जो कंपटीशन हमारा चलता है वो इन्हीं यूनिट्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब इस वीडियो में कोई ऐसा कोई कंटेंट मैं आपके लिए नहीं लेके आया हूं, सिर्फ स्ट्रेटेजीज लेके आया हूं, जिस स्ट्रेटेजीज को आपको फॉलो करना है उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम एक कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमसे पूछा गया था, ताकि आपको पता लगे कि हमें अटेम्प्टेशन कैसे देनी होती है। ठीक है, इस यूनिट को हमें अटेम्प्ट कैसे करना होता है, बस हमें सही स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए। देखो, अगर नॉर्मल बात करी जाए तो हर कोई कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व कर सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 20 से 30 मिनट है, एक पैराग्राफ है, वो आपको पढ़ना है और आंसर उसके लिखने हैं, बेसिकली अटेम्प्ट करना है उस कॉम्प्रिहेंशन को, तो हर कोई कर सकता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही बात आपको कहूं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को 5 से 7 मिनट में करना है, इस टाइम पर हर कोई नहीं कर पाएगा। तो मेन जो हमारे पास प्रॉब्लम है ना, वो टाइम की है और किसी चीज की नहीं है। टाइम ज्यादा है तो आप इजीली कर पाओगे। अगर सही टाइम की बात करें, एक्चुअल टाइम आपको कितना लगाना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने में, तो वो आपके पास 5 to 7 मिनट्स ही है। ठीक है, 5 to 7 मिनट्स ही है, जिसमें आपको एनालाइज करना होगा कि क्या ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, क्या ये क्वेश्चन हम मुझे मिल जाएगा आसानी से। उस स्ट्रेटेजीज का आपको पता होना चाहिए कि 5 to 7 मिनट्स में आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या किस चीज पर आपको फोकस करना है और किस चीज को आपको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि हर एक चीज हमारे काम की नहीं होती है। एग्जाम में आपको एक ही चीज पर फोकस करना है कि हर एक चीज आपके काम की नहीं होगी। ठीक है, हर एक चीज आपके काम की नहीं होने वाली है। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज हमारे काम की है और कौन सी चीज काम की नहीं है, तो क्या आपको करना है और किस चीज पे आपको फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। एनालाइज द मेन थीम ऑफ द पैसेज। अगर मान लो एक पैसेज चल रहा है, उसकी मेन थीम को एनालाइज करो कि वो कहना क्या चाहता है, किस चीज के ऊपर वो सबसे ज्यादा बात कर रहा है। ठीक है, मान लो वो इकोनॉमिक के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, कि इकोनॉमी में जो है फिलहाल के लिए जीडीपी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो उसकी मेन थीम क्या है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कोई थीम ऐसी भी हो सकती है जो पॉवर्टी से रिलेटेड बात करे, गरीबी से रिलेटेड बात करे। थीम को एनालाइज करो, क्योंकि थीम के बेस पर ही हमसे क्या होते हैं, क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। तो जब भी आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन मिले तो उसके थीम को एनालाइज करने की कोशिश करो। थीम को हम कैसे एनालाइज करते हैं, सिर्फ हमें ऊपर से गो थ्रू करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, न्यूज़पेपर में हर एक पैराग्राफ को तो नहीं पढ़ता ना, ऊपर से उनका बोल्ड जो लेटर्स होते हैं उनको देख लेता हूं। तो वही बोल्ड लेटर्स, वही कीवर्ड्स को देखना है और उसके बेस पे आपको थीम को क्या करना है, देखना है कि कौन सी थीम है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले का टास्क क्या होगा, फर्स्ट टास्क हमारा क्या है, फर्स्ट टास्क क्या है, हमें मेन थीम को एनालाइज करना है। दूसरा टास्क हमारा क्या रहेगा, रीड द पैसेज इन अ वे दैट यू हैव टू टीच योर जूनियर्स। हम क्या करते हैं बेसिकली, मान लो एक कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज आया, उसको 2 बार 3 बार मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ढंग से मैं एक बार भी नहीं पढ़ूंगा। तो अगर आप कोई भी चीज को रीड कर रहे हो तो उसको क्या है, हमें डीप डाउन जाकर क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, मतलब कि अगर पढ़ो एक बार ही हमें इसको स्टडी करना है और उसको क्या करना है, डीप डाउन जाकर चीजों को एनालाइज करना है। ओके, देन है वर्क एज पर अप्रोच। फर्स्ट इज टॉप डाउन अप्रोच एंड द सेकंड इज बॉटम अप अप्रोच। तो अब हमें क्या करना है, अप्रोचेस के अकॉर्डिंग क्या करना है, काम करना है। पैसेज को सोल्व करने के हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं।
वन इज टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से लेके नीचे तक आना, मतलब कि पैसे से स्टार्ट करो और क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड वन इज बॉटम अप्रोच, पहले क्वेश्चन से सिलेक्ट करो और ऊपर तक जाओ। दो अप्रोचेज है, कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट को फॉलो करते हैं, कुछ सेकंड को फॉलो करते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच कौन सी है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन द कीवर्ड्स। अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, कई पैराग्राफ 2-2 पेजेस के होते हैं, कई हमारे पास 3-3 पेजेस के भी हो जाते हैं। इतने बड़े पैराग्राफ को बार बार पढ़ना इज नॉट एन इजी टास्क, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा इसके अंदर। तो इससे अच्छा तरीका ये होता है हमें कीवर्ड्स के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं इसको भी हम देखेंगे कि जैसे एक लाइन है, लाइन पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लाइन में 2-3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है, वही हमारे क्या कहलाएंगे, कीवर्ड्स कहलाएंगे। द नेक्स्ट वन इज सुटेबल टाइम अलोकेशन इज 5 to 7 मिनट्स। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। पैराग्राफ को सोल्व करने के जो सुटेबल टाइम रहता है मिनिमम 5 मिनट। देखो 5 मिनट्स तो हर किसी को लगेंगे, चाहे कोई कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको मैक्सिमम 7 मिनट्स ही उस चीज को देने हैं। ठीक है, अगर आप 7 मिनट्स से जा रहे हैं ऊपर तो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स आप दे लीजिए, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं लीजिए, ना इसको दीजिए अपने पैराग्राफ को, क्योंकि ज्यादा टाइम देना इट जस्ट लाइक कि आप बाकी क्वेश्चंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज करना हमारा एग्जाम में कोई तुक नहीं बनता किसी चीज का। ठीक है, अब ये तो बात थी कि हमें क्या करना है, क्या किस चीज पे फोकस करना है और किस चीज पे नहीं करना। अब बात ये आती है कि आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको इग्नोर करके चलना है। ठीक है, कौन कौन से, अब सारी चीजें थोड़ी ना कि हम सारी जगह फोकस करेंगे, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसपे आपको क्या है, जिसको आपको इग्नोर करके चलना है। अब वो सबसे पहला क्या है हमारे पास, हाँ जी, सबसे पहला है नोट टू कंसीडर पर्सनल ओपिनियन। अपना खुद का ओपिनियन मत लगाइए। मान लो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और मेरे पास जो पैसेज आ गया वो इकोनॉमी से रिलेटेड आ गया। ठीक है, अब इकोनॉमी में से रिलेटेड आ गया, मान लो जीडीपी का एक कोई पैसेज चल रहा है। ठीक है, अब जीडीपी में कुछ मेरे को पता है कि आज के टाइम में जीडीपी जो है हमारी काफी इंप्रूव हो रही है, इट्स अबाउट 7 to 8% हमारी जीडीपी चल रही है इंडिया की। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया की जीडीपी लास्ट ईयर से फिलहाल के लिए कैसी चल रही है। मेरे को तो पता है कि वो इंक्रीज चल रही है, लेकिन मेरे को अपने ओपिनियन नहीं देने हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो ऐसे कह दिया कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया की जीडीपी कैसी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मुझे पता है कैसी चल रही है, बट यहाँ पे मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि वैसे ना मिले आपको। ठीक है, तो कभी भी अपना पर्सनल ओपिनियन मत यूज करना जब आप कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये चीज कही जाती है और इसको भी आपको ध्यान रखना है। नोट टू अटेम्प्ट इन द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द एग्जाम। कभी भी एग्जाम जब स्टार्ट हुआ है तो आप सोचो मैं कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कर लूं, ये भी गलत है। कभी भी एग्जाम खत्म होने वाला है आप सोचो मैं इसको लास्ट में कर लूंगा, वो भी गलत है। कॉम्प्रिहेंशन में क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अगर आप ज्यादा नर्वस होकर चीजों को करते हुए, अगर मान लो स्टार्टिंग में ही आप कॉम्प्रिहेंशन करने बैठ गए और मुझे स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी, मेरे को आंसर ही नहीं मिल रहे, तो मेरा बाकी जो एग्जाम जो होने वाला है ना, जो बाकी क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। ठीक है, और इन केस अगर मैं एंडिंग में लग गया करने इसको, एंडिंग में टाइम तो पहले ही शॉर्ट होता है, ऊपर से कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है, तो मैं जो पैराग्राफ है उसको ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी में होऊंगा, तो जल्दी जल्दी में मेरे को कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलने वाले। तो इसलिए कहा जाता है कि ना तो इसको आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करें और ना ही इसको आप एंडिंग में अटेम्प्ट करें, इसको मिड में, मतलब जब एग्जाम हो रहे 1 घंटा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा रिलैक्स माइंडेड है, जो क्वेश्चन आते थे मैंने कर लिए हैं, अब उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करिए। तो ये चीज है जो एक राइट अप्रोच है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ऑल्दो जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं, मेन ये है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो अप्रोचेस मैंने आपको बता रहा था कि 2 अप्रोच है हमारे पास, उनको बारे में एक बार जान लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। पहली अप्रोच कहती है टॉप डाउन अप्रोच, जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच हमें क्या कहती है कि आप जब भी आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आए, आप ऊपर से स्टार्ट करिए, मतलब कि पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करिए, देन नीचे क्वेश्चंस पे जाइए, फिर आप क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करिए। ठीक है, पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ लीजिए, पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पे आइए, फिर क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करिए। ये है टॉप डाउन अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं। एक है बॉटम अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, आपको पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, आप क्वेश्चंस पे आइए, पहला क्वेश्चन उठाइए और उसका आंसर सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कीवर्ड्स को जानना पड़ेगा। ठीक है, वो आप ध्यान में रखिएगा। जब आप थीम को एनालाइज करेंगे ना, जब आप ओवरऑल थीम एनालाइज करोगे, उसमें कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को ढूंढना है। क्वेश्चंस के भी कीवर्ड्स होते हैं। जब मैं आपके साथ क्वेश्चन अभी
अटेम्प्ट करूंगा, लास्ट में जो पैराग्राफ है मैं आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो आपको इस अप्रोच के अंदर क्या करना है, आपको कीवर्ड्स क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर। उस बेस पे आपको पैराग्राफ अटेम्प्ट करना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं बॉटम अप हो गया, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं टॉप डाउन हो गया। अब आपको कौन सी अप्रोच देखनी है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। देखो बेस्ट स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग क्या रहेगी, देखो अपने अकॉर्डिंग जो भी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एवरेज और बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं कौन सी फॉलो करनी चाहिए। जब भी आपको पैराग्राफ मिले तो पहला टास्क तो यही होता है कि हमें क्या करना है, उसकी थीम को एनालाइज करना है। थीम का पता होना बहुत जरूरी है। हमें थीम को एनालाइज करना है, मतलब कि हमको एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, हमको उसका ओवरव्यू लेना है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी भी हम सारी न्यूज को डीप डाउन जाके नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे काम की होती है उसको डीप डाउन जाके पढ़ते हैं। तो जितने भी हम बोल्ड हेडिंग्स होती है उनको पहले देख लेते हैं। तो यही बोल्ड हेडिंग्स को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको क्या करना है, थीम को एनालाइज करते हुए जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो जो कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करके चलना है। हाईलाइट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑनलाइन एग्जाम है, तो आप उसको राइट डाउन करके चल सकते हैं, आपके पास जो रफ शीट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमारे कीवर्ड्स हैं जो भी हैं उनको राइट डाउन करके चल सकते हैं, और एक थीम को एनालाइज करिए। अंडरस्टैंड द थीम, फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड मार्क कीवर्ड्स। आपको क्वेश्चंस के भी कीवर्ड्स मार्क करने हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशन के भी कीवर्ड्स मार्क करने हैं। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अभी तो आप कह रहे हो कि टाइम को हमको सेव करना है, अभी तो आप कह रहे हो कि हमें 5 to 7 मिनट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ऊपर से आप कह रहे हो कि आपको कीवर्ड्स करने। भाई कीवर्ड्स जरूरी हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजी चाहे 10 देख लेना, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे वो स्ट्रेटेजीज किसी काम की नहीं रहेंगी। जब आप प्रैक्टिस कर करके काफी सारे कॉम्प्रिहेंशन लगाओगे तो आपको ना दूर से ही आपको उसकी थीम पता लग जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मैं आज 10 कॉम्प्रिहेंशन करता हूं बैठ के और एक हफ्ते तक कर रखता हूं, यकीन मानना 7 दिन बाद जब मुझे कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, मैं दूर से देखकर ही बता दूंगा कि इस कॉम्प्रिहेंशन की क्या थीम होने वाली है। ठीक है, दूर से देख के बता दूंगा ये इसके कीवर्ड्स हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सारी बात जो आती है ना वो प्रैक्टिस के ऊपर आती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा जो है आप इसको टाइमली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है डू स्किमिंग। आपको स्किमिंग करनी है। स्किमिंग में आपको क्या होता है, रीड द कीवर्ड्स रिलेटेड लाइन इन पैराग्राफ। आपको शॉर्ट में एक समरी फॉर्म में पैराग्राफ को पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, बड़े पैराग्राफ को आप शॉर्ट करके कैसे पढ़ सकते हैं, उसी को कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग में है आपको कीवर्ड्स के बेस पे पैराग्राफ को इवेल्युएट करना है, पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, किस चीज के बेस पे बात करी जा रही है। आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस में भी आपको कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब, मान लो ये पूछ लिया कि इंडिया कब आजाद हुआ था, इस तरह का रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें आपको ईयर बताना है, तो ईयर तो हमें दूर से पता लग जाएगा, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, मान लो जिसमें आपको 2 से 3 लाइनें आपको आंसर देने हैं कि कौन कौन सा फॉलो करता है ए बी सी डी, जिसमें आपको हर एक चीज को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। दीज आर द इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिक्स मिले तो हमेशा पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करना, उसके बाद ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, तभी आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चंस काफी सारे दे रखे, 5-6 क्वेश्चन जो भी है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दे रखे हैं, तो पहले हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन करना, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उसके बाद ही आपको किस पे जाना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर जाना है। तो ये था एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो कही जाती है। ठीक है, ऑल दो आप किसी भी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है इसका, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, जिसमें आपको सही लगे उसी तरह करना है। एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, बस वो एग्जाम होना चाहिए, स्ट्रेटेजी आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम एक कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। जैसे मान लो ये कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर है, नेट में पूछा गया है। अब ये जो है बेसिकली जैसे मैंने आपको यहाँ पे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है। अब ऑनलाइन में आपके पास तो हो नहीं सकते, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो थोड़े बहुत कीवर्ड्स को अपने जो आपके पास रफ शीट होगी उसके ऊपर। जैसे कि अब ये कॉम्प्रिहेंशन है, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो देखो, इन टर्म्स ऑफ लेबर फॉर डिकेड्स द रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी ऑफ जापानीज वर्कर कन्फर्ड कंसिडरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अक्रॉस न्यूमरस ड्यूरेबल गुड्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अब देखो, ये इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है, लेबर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि लेबर जो है
लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि जापानीज इंडस्ट्रीज के बारे में बात की जा रही है। इंडस्ट्री रिलेटेड हमारा जो है कॉम्प्रिहेंशन हमें देखने को मिला है, जिसमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात करी जा रही है। मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, लेबर बेस्ड एडवांटेज शिफ्टेड टू साउथ कोरिया, ठीक है, देन टू मलेशिया, मैक्सिको एंड अदर नेशन। जो लेबर, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज की बात करी जाए, लेबर की बात करी जाए, पहले जो ट्रेंड था वो लेबर इंडस्ट्रीज का था, अब जो ट्रेंड है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो पहले मलेशिया थी, फिर मैक्सिमम में शिफ्ट हो गए, फिर अदर नेशंस में। टुडे चाइना अपीयर्स टू बी द कैपिटलाइजिंग बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। आज के टाइम में जो चाइना है वो बेस्ट कहीं ना कहीं लेबर के मामले में अगर हम बात करें, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, इस करके इन्होंने क्या रखा है, जापानीज फर्म स्टिल रिमेन कॉम्पिटिटिव इन मार्केट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये बात किसकी की जा रही है, लेबर की जा रही है। सारी जगह घूम फिर के हम किस पे आ रहे हैं, लेबर पे आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज पर आ रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज पर आ रहे हैं। कंट्रीज का कंपैरिजन किया जा रहा है, चाइना का, जापान का कंपैरिजन किया जा रहा है। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं आगे। इंडस्ट्री सच एज शिफ्टिंग ऑफ लेबर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज नॉट क्लियरली लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टुडे। ह्यूज नंबर ऑफ आईटी एंड सर्विस जॉब्स आर मूविंग फ्रॉम यूरोप। अब लेबर के बाद हम आए हैं किसके ऊपर, आईटी के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर आए हैं, मतलब कि सर्विस सेक्टर के ऊपर आए हैं हम। ओके, सिंगापुर की बात की जा रही है। एजुकेशन लेवल एंड टेक्निकल स्किल्स कंटिन्यू टू राइज इन अदर कंट्रीज। तो बेसिकली हम एजुकेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे हैं। लेबर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, टू फाइंड सच एडवांटेज कैन नॉट बी सस्टेन्ड थ्रू एमरजेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स फॉर सेंचुरीज, द डेज ऑफ गोल्ड कॉइन्स। हम करेंसी की बात कर रहे हैं, कॉइन्स की बात कर रहे हैं, पेपर मनी करेंसी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्लो की बात कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर। रीजनल कंसेंट्रेशन वेयर लार्ज बैंक इंडस्ट्रीज, ग्लोबल कॉमर्स नो लॉन्गर। तो हम ग्लोबल कॉमर्स को भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कॉमर्स से रिलेटेड पैराग्राफ है। रीजनल कैपिटल कंसिडरेशन इन प्लेस ऑफ न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो स्टिल परसिस्ट, बट द कैपिटल कंसेंट्रेशन concentrated, there is no longer sufficient for competitive advantage। हम फिर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, आईटी इन एफिशिएंट मैनर दैट इज नॉट रेडली इमिटेबल बाय कॉम्पिटिटर सच एज। देखो जैसे मैं पैराग्राफ को एक बार स्किम कर रहा हूं, इसको कहते हैं स्किमिंग करना। मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा, मैं पैराग्राफ के अंदर देख रहा हूं कि कौन कौन से मेजर डोमिनेंट वर्ड्स हैं जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। लेबर का यूज किया जा रहा है, रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, सर्विस सेक्टर का यूज किया जा रहा है, नॉलेज बेस्ड थ्योरी फॉर्म्स का यूज किया जा रहा है। तो ये इसी तरह आपको स्किमिंग, इसको कहते हैं स्किमिंग करना, मतलब कि एक लॉन्ग पैराग्राफ को शॉर्ट फॉर्म में लेके आना, ठीक है। जब आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। देखिए आप क्वेश्चंस को देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस के अंदर भी आपको क्या करने हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना पड़ेगा, उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करना है हमें पैराग्राफ के अंदर। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट है, विच कंट्री एंजॉयड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर डिकेड्स। तो हमारे पास कीवर्ड आया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जा रही है और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात की जा रही है। तो देखो इसमें पूछा है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को एंजॉय कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ठीक है, अब देखो एक चीज का और थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना। देखो ये हर जगह वैलिड तो नहीं होगा, बट मैंने जो जितने भी पैराग्राफ अटेम्प्ट करे ना उसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक काम करता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना वो स्टार्टिंग में मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो धीरे धीरे डाउन चला जाता रहेगा, ठीक है। मान लो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ के अंदर आता है, आप सेकंड क्वेश्चन जाओगे ना तो वो इसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, बट सभी केसेस में काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये सब केसेस में आपको मिल जाएगा ऐसा, इस तरह का लॉजिक जो है, ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट के पैराग्राफ में मिल गया तो उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में सर्च करने की कोशिश करना सेकंड क्वेश्चन को, चांसेस है कि वो वहीं मिलेगा आपको। अब देखना फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या कह रहा है, विच कंट्री एंजॉयड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो हमने देखो यहां पे बात करी थी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की, ठीक है, ये रहा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की हमने बात कहां करी है, यहां करी है। पूछा कौन सी कंट्री जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है एंजॉय कर रही है आज के टाइम में। हाँ जी, ओके। तो इसमें पूछा कौन सी कंट्री जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंजॉय कर रही है आज के टाइम में। तो देखो यहाँ पे बात करें इन टर्म्स ऑफ लेबर्स, द रिलेटिवली लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी ऑफ जापानीज वर्कर कन्फर्ट कंसिडरेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं बता रखा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रखी है, यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ जापानीज वर्कर की बात कर रखी है जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंजॉय कर रहे हैं इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो जो इंडस्ट्री है ना उसकी भी बात डायरेक्ट नहीं की गई है, हमें सिर्फ हिंट दिया गया है
कि ये जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल, जैसे एग्जांपल ऑटोमोबाइल, टेलीविजन एक्सेट्रा, यहां से हमें पता लगाना है कि जो जापानीज इंडस्ट्रीज है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रही है इन टर्म्स ऑफ लेबर इंडस्ट्री। ठीक है, देन जो लेबर होती है वो शिफ्ट कर जाती है। लेकिन आज के टाइम में जो है वो फिलहाल के लिए हम किसको कौन सी इंडस्ट्री बताई जा रही है, जापानीज इंडस्ट्रीज की बात करी जा रही है, जापानीज वर्कर्स की बात की जा रही है और जापानीज इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है। तो हम कहेंगे कि कौन सी कंट्री, अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर में नहीं दे रखा था, क्वेश्चन जरूर डायरेक्ट था बट आंसर इसका डायरेक्ट नहीं था, वहां से आपको आइडिया लेना था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड, दैट इज जापान। देखो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मेरा कीवर्ड था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरा कीवर्ड था, इनको सर्च करना था पैराग्राफ के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाई लेबर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन आईटी सर्विस सेक्टर। तो यहां से देखो आईटी सर्विस सेक्टर की बात की जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कीवर्ड में सिलेक्ट कर लिया था आईटी सर्विस सेक्टर को, इन्होंने अभी वाई लगा दिया, वाई लगा दिया तो मतलब कि हमें एक रीजन देना पड़ेगा, तो समहाउ हम इसको डीप डाउन जाकर एनालाइज करना होगा। So while labor-based competitive advantage of India and Singapore cannot be sustained in IT and service sector, तो क्यों ये IT सर्विस सेक्टर में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं? तो देखो यहाँ पे हमने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया था नंबर ऑफ IT एंड सर्विस जॉब, ठीक है, तो इसमें क्या रखा है कि सच एज शिफ्टिंग ऑफ लेबर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इज नॉट क्लियरली लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टुडे। A huge number of IT and service move from Europe and North America to India, Singapore, and like countries with relatively well-educated, low-cost process technical skill. However, educational level and technical skill continue to rise in other countries. India, Singapore, and like nations, labor competitive advantage today are more likely to find such advantage cannot be sustained through emergence of new competitor। तो देखो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया, इन्होंने कह रखा है कि यहाँ पे सस्टेन क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज cannot be sustained through emergence of new competitor, क्योंकि आज के टाइम में न्यू कॉम्पिटिटर आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं क्या नहीं कर पा रही, सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो गया, बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। तो न्यू कॉम्पिटिटर की वजह से क्या नहीं कर पा रही है, सस्टेन नहीं कर पा। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल ओवर टाइम। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो कीवर्ड निकल कर आए हैं, एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और दूसरा कहते हैं सस्टेनेबल ओवर टाइम। ठीक है, तो कह रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, थ्रू रीजनल कैपिटल फ्लो, थ्रू रीजनल इंटरेक्शन अमंग बिजनेस प्लेयर्स, by making large banks, industries and market, by effective use of various instrumentalists। तो चलिए देखते हैं हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर, पैसेज के अंदर अगर हम देखें तो देखिएगा यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओनली इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कंबाइन, इंटीग्रेट एंड अप्लाई इट्स रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज, लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल, आईटी, इन एन इफेक्टिव मैनर दैट इज नॉट readily by competitors, कैन सच एन ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। पहला कीवर्ड ये रहा, दूसरा है सस्टेनेबल ओवर टाइम। तो दोनों कीवर्ड हमें मिल चुके हैं। तो अब यहां से देखना कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव मैनर में यूज करेगी तो वो क्या कर सकती है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन कर सकती है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बाय इफेक्टिव यूज ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग एक क्रिएट कर रखी है, अब उन्होंने रिसोर्सेज की जगह उन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट दे दिया, तो थोड़ा सा तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पकी पकाई खिचड़ी आपको दे दी चलो भाई खा लो, नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि उससे मिलता जुलता भी तो चीजें हो सकती है ना, है ना। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमें कीवर्ड मिल गया है, दूसरा कीवर्ड है स्पेसिफिक मार्केट, कि अगर हमें स्पेसिफिक मार्केट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करनी है तो हमें क्या चीजें चाहिए। ऑप्शन दे रखा है एक्सेस टू कैपिटल, बी दे रखा है कॉमन ऑफिस बिल्डिंग्स, सी दे रखा है सुपीरियर नॉलेज एंड द फोर्थ वन इज कॉमन नीड्स। चलिए देखते हैं एक बार। देखो यहां तक हमारा पैसेज डन हो गया था। ठीक है, तो आपको जो है चांसेस ये रहते हैं कि उसके बाद वाले पैसेज में ही आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। इस ट्रिक को भी थोड़ा सा जान लेना, ये जनरली हर जगह अप्लाई होता है लेकिन सभी जगह नहीं होगा, कई बार ऊपर भी आपको आंसर दोबारा से मिल सकता है। So in a knowledge based theory of firm, the idea is extended to view organization knowledge as a resource
with the same level of power and importance as the traditional economic inputs. An organization with superior knowledge can achieve competitive advantage in markets that appreciate the application of such knowledge, like semiconductor, engineering, pharmaceuticals, software, military warfare, and like knowledge intensive competitive arenas. अब देखो, उन्होंने कहा था कि हमें क्या चाहिए। देखो क्वेश्चन पे अगर दोबारा जाएं, उन्होंने स्पेसिफिक मार्केट्स की बात करी थी, बट स्पेसिफिक मार्केट्स हमारे पास है कौन कौन सी? तो वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी स्पेसिफिक मार्केट्स ही हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? सुपीरियर नॉलेज चाहिए। तो यही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सुपीरियर नॉलेज। तो फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे थे, नो डाउट मेरे लिए तो इजी ही है सॉल्व करना, बट आपको मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अगर सही कीवर्ड्स आपको पता है तो आपके लिए पैसेज सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपको सही ढंग से कीवर्ड्स का नहीं पता लगेगा तब शायद ये आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।